हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अमन सर 2.0। मैं हूं अमन सर और आप क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें वी स्टडीड अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। व्हाट आई मीन टू से इज we studied what is sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, secant theta, cot theta, and we described all these ratios. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे आधारित जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको हम आज करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड जो आज आपका क्वेश्चन होगा वो आप करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है कि पहले हम लोग कल वाला रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमको सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाना होगा, बिकॉज क्लास 10 में जो हम लोग को पढ़ना है वो ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल पे बेस्ड है। दिस इज अ राइट ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एक राइट ट्रायंगल है ABC और 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये थीटा सपोज कर रहे हैं, तो जिस एंगल को सपोज करते हैं उसके बगल वाले को बेस बोलते हैं, बेस। दिस इज बेस, और जो बच गया इसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये राइट ट्रायंगल में हम लोग कर पढ़े थे। राइट ट्रायंगल में और क्या पढ़े थे? राइट ट्रायंगल में और ये पढ़े थे कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी बचे दो साइड परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो कल तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं राइट ट्रायंगल के बारे में। फिर हम लोग ये भी पढ़े थे बच्चों कि ये जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? साइन थीटा। दूसरा पढ़े थे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा पढ़े थे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो हम लोग साइन कॉस टेन पढ़ लिए कि साइन थीटा पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को कॉस थीटा बोलते हैं। परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को टेन थीटा बोलते हैं। और फिर साथ साथ हम लोग ये भी पढ़े थे कि जब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि अगर हम लोग हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो निकाल लें तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो क्या पढ़े? कॉस थीटा। और अगर हाइपोटेनस और बेस का रेशियो फाइंड कर लें तो वो सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉट थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉट थीटा बोलेंगे। तो इतना हम लोग कल पढ़ चुके हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साथ साथ ये भी पढ़ लिए थे कि भाई P अपॉन एच साइन थीटा और H अपॉन P कॉसेक थीटा। इसका मतलब साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और टेन और कॉट एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। वाई? यू नो वेरी वेल, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H and cosec theta is equal to H upon P. That's why we can say sin theta and cosec theta are reciprocal of each other. Dear student, आपको एक और जो बात जाननी है वो क्या जानना है बच्चों? आपको ये जानना है ना कि ये जो साइन थीटा होता है, ये जो साइन थीटा है, इसका मतलब आप ये मत समझ जाइएगा कि इसको हम लोग साइन आ इंटू थीटा लिख सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। साइन थीटा डज नॉट मीन दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। Actually, sin theta is the ratio
it is the ratio of P upon H. P upon H. It is the ratio of P upon H. Similarly, cos theta does not mean cos into theta. Does not mean cos theta does not mean that it is the product of cos and theta. Actually, cos theta, it is the ratio of base and hypotenuse. Base and hypotenuse. Base upon hypotenuse is called cos theta. तो आपको ये चीज जानना है. तो एक बात ये हो चुका है. तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं. तो बच्चों हम लोग क्लास 10th के इस कॉन्सेप्ट को कल समझ चुके हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं. अब आपको हम कुछ और चीज बताने वाले हैं. तो आज हम सबसे पहले इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं. इस पे मतलब ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ड मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं. जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ताकि और आपका अच्छे से क्लियर हो जाए. जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी. क्या कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी. कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी. एक ट्रायंगल क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है. देखिए एबीसी एक क्या है, ट्रायंगल है. एबीसी एक ट्रायंगल है और ए बी सी एक ट्रायंगल है और राइट एंगल कहां बन रहा है, बी पे. क्वेश्चन में जो कह रहा है ना, बस हम लोग वही करने वाले हैं. इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी. तो एक ट्रायंगल ले लिए एबीसी और राइट एंगल कहां बना दिए, बी पे. अब क्या कह रहा है कि भाई ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर. जो जो कह रहा है ना वो सब लिख दीजिए. ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर. अब क्या कह रहा है, डिटरमाइन साइन ए. साइन ए, डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए. हमको साइन ए का वैल्यू निकालना है और कॉस ए का वैल्यू निकालना है. वैल्यू चाहे किसी का भी निकालना हो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ना ये देखिए, आपको क्या करना है कि राइट ट्रायंगल के तीनों साइड का कोई भी क्वेश्चन जब आप बना रहे होंगे तो राइट ट्रायंगल के तीनों साइड्स का वैल्यू पहले फाइंड कर लीजिए. तो ये एक राइट ट्रायंगल है. तो राइट ट्रायंगल में आप लोग क्या पढ़े हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला का स्क्वायर, यानी कि 90 डिग्री के सामने क्या है, 90 डिग्री के सामने यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या पढ़े हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ये तो आप पढ़ चुके हैं कि भाई राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेनस की जगह पे क्या है मेरे भाई, AC है. तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ये बाकी बचे दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. यानी कि 24 का स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर. तो 20 24 का स्क्वायर कितना, 576. अब प्लस 7 का स्क्वायर कितना, 49. तो AC का स्क्वायर कितना हो गया, AC का स्क्वायर हो गया, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 625. कितना आ गया, 625 आ गया. ठीक है. अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 625. तो AC का वैल्यू कितना आ गया, AC का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, रूट अंडर 625. तो रूट 625 का वैल्यू कितना होगा, ये 25. क्यों, क्योंकि 25 का स्क्वायर है 65. तो AC कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर. तो AC अब निकल चुका है 25 सेंटीमीटर. ठीक है. अब देखिए, ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है साइन ए. साइन ए, ठीक है. क्वेश्चन क्या है, साइन ए, यानी कि ए के लिए साइन का वैल्यू फाइंड करना है. ए के लिए साइन का, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो ए के लिए परपेंडिकुलर, ए के लिए परपेंडिकुलर और ए के लिए हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस तो नेवर चेंज, हाइपोटेनस तो कभी बदलता नहीं है. 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है. तो ये कितना हो गया, 25. ठीक है, 25 सेंटीमीटर. ठीक है. और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लिखना है ए के लिए परपेंडिकुलर. तो आपको तो बताया ही है कि जिस एंगल को
जिस एंगल को आप ले रहे हैं उस एंगल के सामने का जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर कहलाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है ए की बात हो रही है, तो इसके सामने का साइड कौन है, बीसी, मतलब यही परपेंडिकुलर है। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बीसी। इस बात को आपको याद रखना है कि भाई 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा। जिस एंगल को सपोज करते हैं उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा। यहां बात ए की हो रही है तो ए के सामने का साइड कौन है, बीसी, तो ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा। लेकिन अगर बात सी की हो रही होती तो सी के सामने का साइड कौन है, ए बी, तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाता, ए बी हो जाता। तो अब देखिए साइन ए का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। तो एच क्या हो गया, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर, और ए के लिए परपेंडिकुलर, तो ए के सामने की भुजा कौन है, 7 सेंटीमीटर। ए के सामने की भुजा की लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो साइन ए का वैल्यू कितना हो गया, 7/25। ये आप समझ चुके हैं। अब देखिए दूसरा क्या है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस ए, यानी कि ए के लिए कॉस का वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो लिख लीजिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के लिए बेस, तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, एक, अच्छा बेस, और अब बेस अपॉन क्या है, हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इज नेवर चेंज, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनस, यानी कि 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। और बेस क्या होता है, देखिए देखो ये एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो इस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, और जो बच गया वही बेस होगा, जो बच गया वही क्या होगा, बेस होगा। या फिर आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जिस एंगल को सपोज करते हैं उसके बगल वाले भुजा को बेस बोलेंगे। तो इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके सामने ये तो हाइपोटेनस होगा, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो इस ए के बगल में AC भी है और AB भी है, लेकिन AC कभी बेस नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो बगल में कौन है मेरे भाई, AB है, तो बगल वाले को बेस बोलते हैं। तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो वैल्यू कितना आ गया, 24/25। तो ये हो गया कॉस ए का वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हैं कि भाई क्वेश्चन साइन, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का मतलब 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमको सेकंड क्वेश्चन को करना है। अब चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। यहां पे भी देखिए, यहां पे भी इस राइट ट्रायंगल में आपको PQ मालूम है, PR मालूम है, लेकिन QR मालूम नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप क्या करिए, सबसे पहला काम आपका है QR फाइंड करना। PQ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। PR इज इक्वल टू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और QR इज इक्वल टू नहीं मालूम है, QR इज इक्वल टू नहीं मालूम। तो राइट ट्रायंगल के ये पाइथागोरस थ्योरम को लगाइए कि भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, यानी कि जो PR का स्क्वायर होगा वो बाकी बचे दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, बाकी बचे दो साइड यानी कि PQ का स्क्वायर और प्लस QR के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा। तो PR कितना है मेरे भाई, PR कितना है 12, तो 12 सॉरी PR कितना है 13, PR कितना है 13 है, PR कितना है 13। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना है 12 का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 और प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए जरा, तो 169 और अब हमको QR का वैल्यू निकालना है तो 144 को इधर लाएंगे, ये प्लस में तो इधर माइनस में, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR का क्या हो गया स्क्वायर हो गया।
तो अब जरा देखिए, अब जरा देखो यहाँ पे, अब जरा यहाँ देखो, अब जरा देखो इधर कि ये क्यू आर, ये जो क्यू आर है, ये क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, क्यू आर का स्क्वायर का वैल्यू 169 माइनस 144, तो कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 25 आएगा। अब आपको क्यू आर निकालना है तो स्क्वायर हटाना होगा। याद रखिएगा, एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ रूट आता है, तो रूट 25, और रूट 25 का वैल्यू कितना हो गया 5, यानी कि क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास निकल चुका है, अब हमारे पास आ चुका है क्यू आर का भी वैल्यू आ चुका है। क्यू आर का वैल्यू क्या आया है, क्यू आर का वैल्यू आ चुका है अब हमारे पास कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों अब हमारे पास ये जो राइट ट्रायंगल दिया हुआ था, इसके तीनों साइड्स का लेंथ मालूम है। अब तो आप जो चाहे वो फाइंड कर सकते हैं, वेरी इजी है। पहला क्या है, कह रहा है कि क्या निकालना है tan p, क्या निकालना है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, किसका वैल्यू निकालना है tan p माइनस cot r का वैल्यू निकालना है। अब देखिए p के लिए tan का वैल्यू ले लो और r के लिए cot का वैल्यू ले लो, तो tan थीटा इज इक्वल टू, आप क्या जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। P के लिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P के लिए परपेंडिकुलर। तो P के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, तो जिस एंगल के बारे में बात करते हैं उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है, तो P की बात कर रहे हैं तो P के सामने का साइड कौन है QR, तो QR हो गया परपेंडिकुलर। और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर निकल चुका है, ये हाइपोटेनस होगा, तो बेस कितना हो गया, बेस क्या हो गया PQ, बेस क्या हो गया बच्चों PQ माइनस cot R। अब cot थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अब हमको क्या करना है कि cot के लिए बेस, अब हमको r के लिए बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो r के लिए बेस, तो जिसका बात करते हैं उसके बगल वाला को बेस बोलते हैं, बगल वाले को बेस, तो r के लिए बेस कौन हो जाएगा QR, और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा PQ, कौन हो जाएगा PQ, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए QR का वैल्यू कितना है, QR कितना है यार, QR है बाबू 5, QR P के लिए परपेंडिकुलर सही है QR, और बेस PQ सही है, R के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब QR कितना है 5 अपॉन PQ कितना है भाई, अच्छा ये तो सीधा बन गया भाई, ये देखिए जरा, अब देखिए ये QR अपॉन PQ, तो QR 5 और PQ कितना, PQ है 12, अब माइनस QR कितना है 5 अपॉन PQ कितना 12, ये से ये कैंसिल, तो कितना हो गया वैल्यू 0। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि भाई tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r का वैल्यू कितना आ गया, tan p माइनस cot r का वैल्यू आ गया आपका कितना, tan p माइनस cot r का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये आप समझ चुके हैं, अब आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अब जरा देखिए, अब जरा आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा समझेंगे। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन में है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, ठीक है। अब जरा देखिए, अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो साइन थीटा का वैल्यू 3/4 है, मतलब साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का वैल्यू 3/4 है। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 3, हाइपोटेनस कितना है 4,
हाइपोटेनस कितना है 4। और अब हमको ना अब क्या नहीं दिया हुआ है ये पहले पता कर लो। तो बेस नहीं मालूम है, बेस क्या है नहीं मालूम है, बेस नहीं मालूम है। तो आपको तो फॉर्मूला मालूम है ना कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस यानी कि 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और प्लस में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना 9 और प्लस बेस का स्क्वायर। तो 16 बराबर प्लस में 9 तो इधर माइनस में 9 बराबर बी का स्क्वायर। तो अब देखिए 16 माइनस 9 कितना हो गया 7, यानी कि बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 7। तो अब बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो रूट अंडर 7। बी का वैल्यू कितना हो गया रूट अंडर 7। ठीक है, तो अब पी बी एच तीनों मालूम चल चुका है। तो कैसे क्वेश्चन हम लोग डील किए, साइन ए बराबर 3/4 था, लेकिन साइन ए होता क्या है पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच है मतलब पी का वैल्यू कितना 3 और एच का वैल्यू कितना 4। क्या नहीं मालूम है, तो बी नहीं मालूम है, तो पहले बी निकालेंगे। ये बात समझ लो कि जो नहीं दिया रहेगा बच्चों पहले आप उसको फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका निकल चुका है। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए के लिए ही हम लोग ना सब कुछ निकाले हैं, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस का वैल्यू कितना आया है √7 अपॉन हाइपोटेनस कितना था पहले से 4। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें tan ए, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है प्यारे बच्चों 3 और बेस कितना है, बेस कितना है √7, तो कितना हो गया 3 अपॉन √7। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। अब हम लोग ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब क्या है 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो cot A का वैल्यू कितना हो जाएगा, cot A का वैल्यू 8। अब मल्टीप्लाई में 15 है तो इधर क्या चीज में हो गया डिवाइड में, तो cot A इज इक्वल टू क्या हो गया 8 अपॉन 15, 8 अपॉन क्या हो गया 15 हो गया। cot A का वैल्यू हो गया 8 अपॉन 15। लेकिन cot थीटा होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है, cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है। तो 15 cot A इज इक्वल टू 8 था, तो cot A इज इक्वल टू क्या हो गया 8 मल्टीप्लाई में 15 तो डिवाइड में, तो cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। cot थीटा होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस के जगह पे कितना है 8 और परपेंडिकुलर पी के जगह पे कितना है 15। तो सबसे पहले जो नहीं मालूम है उसको निकाल लो। तो h इज इक्वल टू कितना है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो इसको हम डायरेक्ट भी आंसर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बच्चों आपके लिए फाइंड करते रहे क्योंकि कमजोर बच्चों को दिक्कत होती है फाइंड करने में। एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 15 का स्क्वायर और प्लस बेस कितना है 8 का स्क्वायर। ठीक है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। ठीक है, तो अब देखिए तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, h स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 64 289। ठीक है, अब आपको h का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा, रूट अंडर 289, तो रूट अंडर 289 का वैल्यू कितना हो गया 17। तो ये कितना हो गया 17 सेंटी, तो ये क्या हो गया 17 हो गया, ये कितना हो गया, तो ये रूट अंडर 289 का वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया। तो अब पीबीएच मालूम चल चुका है। जब ये मालूम होना तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस ये तीन जब आपको मालूम हो जाता है तो आप किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको निकालना है साइन ए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 15 और अपॉन हाइपोटेनस कितना आया है अभी 17, तो 15 अपॉन 17। दूसरा क्वेश्चन क्या है सेक थीटा, सेक ए, तो सेक ए क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है बाबू 17 और बेस कितना है मेरे भाई, बेस है, बेस कितना है बेस, व्हाट इज बेस, व्हाट इज योर बेस, बेस इज 8, बेस इज 8, सो सेक ए इज इक्वल टू 17 अपॉन 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। सेक थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है और बोल रहा है कि और जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आप उसको फाइंड करिए। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है, बेस का वैल्यू दिया हुआ है। हम तो बार बार कह रहे हैं आपको कि पहले वो वैल्यू फाइंड कर लो जो नहीं दिया हुआ है। तो इसमें क्या नहीं मालूम है आपको परपेंडिकुलर नहीं मालूम है। तो चलिए लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया? एच कितना? 13 का स्क्वायर। एच कितना हो गया भाई? एच कितना हो गया? ये तो आप पढ़े हैं ना कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो एच कितना? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर नहीं मालूम है, अब प्लस बेस कितना? 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 13 का स्क्वायर हो गया आपका 169 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अब प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो 169 और प्लस में 144, तो इधर माइनस में 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखिए जरा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 169 और माइनस 144 कितना? 25। तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, रूट अंडर 25, इसका वैल्यू कितना होता है? 5। तो 5 निकल चुका है। अब पी बी एच पूरा मालूम चल गया। तो कह रहा है कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो जो नहीं दिया हुआ है उसको निकालिए। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना आया है? 5। परपेंडिकुलर अभी आप फाइंड किए हैं ना, परपेंडिकुलर अभी कितना फाइंड किए हो? 5 आया है। तो 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? हाइपोटेनस है 13, ठीक है। दूसरा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है मेरे भाई? 12 और हाइपोटेनस कितना है? 13। तो ये जो कॉस थीटा ये तो डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते थे। कैसे? क्योंकि कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि कॉस थीटा बी अपॉन एच और सेक थीटा एच अपॉन बी। तो कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल है। तो आप डायरेक्ट भी 13/12 दिया हुआ था तो कॉस थीटा का वैल्यू 12/13 लिख सकते थे। अब थर्ड नंबर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 5 और बेस कितना है? 12। फोर्थ लिख लीजिए कॉसेक थीटा। फोर्थ क्या है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा का वैल्यू 5/13, तो कॉसेक थीटा का कितना हो जाएगा? 13/5, ठीक है। ये जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू 5/13 है, तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा? 13/5 हो जाएगा। तो ये आप समझ गए। अब जरा समझिए बच्चों, अब इसके बाद क्या है कि अब इसको आप ऐसे भी बना सकते थे कि कॉसेक थीटा क्या होता है? एच अपॉन पी। तो एच का वैल्यू कितना? 13 और पी का वैल्यू कितना? 5। तो 13/5 ये आप ऐसे भी कर सकते थे। और एक सेक तो मालूम ही है। अब कॉट थीटा, तो कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बताओ? टेन थीटा का। तो टेन थीटा 5/12 है, तो ये क्या हो जाएगा? 12/5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक कि नाउ यू हैव लर्न क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है प्यारे बच्चों? 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जरा देखिए, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। समझो इसको, कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है such that cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिटन एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, मतलब ये यहां पे ए और बी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए और बी एक्यूट है, ये एंगल राइट ट्रायंगल है।
तो ये हो गया एक एंगल, एंगल ए हो गया, और ये हो गया एंगल बी, और इसको मान लिया एंगल सी। अब कह रहा है कि cos A इज इक्वल टू cos B, नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि cos A गिवन cos A इज इक्वल टू cos B। पहले cos A लिख लेते हैं, cos A का वैल्यू फाइंड कर लो। cos A, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो A के लिए cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो A के लिए बेस कौन हो जाएगा, A के लिए बेस हो जाएगा AC, ए के लिए बेस कौन हो जाएगा, ए सी, और हाइपोटेनस तो हमेशा ए बी होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, ए बी। ये बेस ए सी कैसे हो गया, तो आपको हम बता चुके हैं कि बगल वाले एंगल को बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए के बगल में कौन है, ए सी है, बगल में तो ए बी भी है, लेकिन ए बी नहीं हो सकता है बिकॉज ए बी इज हाइपोटेनस, ठीक है। तो ए सी हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया ए बी, ठीक है। अब देखिए, तो ए ये हो गया, ये आपका वैल्यू निकल गया cos A का, cos B, तो cos B, तो cos थीटा तो बेस अपन हाइपोटेनस होता है, लेकिन अब हमको B के लिए बेस लिखना है। पहले हम A के लिए बेस लिए थे, अब हमको B के लिए बेस लेना है, तो B के लिए बेस कौन हो जाएगा, तो जिस एंगल की बात करते हैं उसके बगल वाले को बेस बोलते हैं, तो B के लिए बेस कौन हो गया, BC, B के लिए बेस कौन हो गया, BC। B के बगल में AB भी है, क्या AB बेस हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है हमेशा, हाइपोटेनस नेवर चेंजेस। तो बी के जिस एंगल की बात करते हैं उसके बगल वाले को बेस बोलते हैं, तो cos b, तो cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बी के लिए बेस, तो बी के लिए बेस कौन हो गया, BC अपॉन हाइपोटेनस कौन है, AB हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B, तो cos A कितना लाए हैं, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB इज इक्वल टू cos B, तो BC अपॉन AB, ठीक है। अब ये AB से AB कैंसिल, AB से AB कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, तो इससे हमको क्या पता चला कि भाई जो AC का लेंथ है वही किसका लेंथ है, BC का लेंथ है, जो AC है वही क्या है, BC है, यानी कि AC इज इक्वल टू BC। तो प्यारे बच्चों आप तो जानते हैं कि इक्वल साइड के अपोजिट का एंगल हमेशा इक्वल होता है, इक्वल साइड के अपोजिट का एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो इक्वल साइड कौन कौन है, BC और AC, तो BC के अपोजिट का एंगल और AC के अपोजिट का एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो BC के अपोजिट का एंगल कौन है, एंगल A, और AC के अपोजिट का एंगल कौन है, एंगल B, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो और यही तो हमको प्रूव करना था कि भाई एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। ये कैसे हो गया, तो आप जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, तो अगर ये दोनों इक्वल साइड है तो इक्वल साइड के अपोजिट का एंगल हमेशा इक्वल होता है, इसके अपोजिट का ये एंगल और इसके अपोजिट का ये एंगल, इस दोनों एंगल का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही यहाँ पे हुआ, AC इज इक्वल टू BC है, तो ये दोनों इक्वल साइड हो गया, तो इक्वल साइड के अपोजिट का एंगल इक्वल, तो इसके अपोजिट का एंगल ये एंगल A और इसके अपोजिट का एंगल B, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहला क्वेश्चन क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो cot स्क्वायर थीटा क्या होगा, ठीक है, cot स्क्वायर थीटा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, चलिए cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर प्लस बेस 7 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए h स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और प्लस 49 कितना हो गया, 113, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो रूट अंडर 113,
तो ये h का वैल्यू निकल गया। आपको तो बता चुके हैं ना कि क्या करना होता है कि जब भी कोई दो मतलब पहले तीनों परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इस तीनों को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हम पहले हाइपोटेनस फाइंड कर लिए, कितना हो गया √13। अब देखिए हमको वैल्यू निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का। अब देखो बच्चों क्या है कि अब आप इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये a प्लस बी हो गया, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या पढ़े हो तुम लोग, पढ़े होगे अलजेब्रा में कि भाई a प्लस बी इंटू अगर लिखा रहे a माइनस बी तो होता क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, अब माइनस b के जगह पे कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही नीचे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिए तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये समझ चुके हैं भाई कि भाई ये आप समझ चुके हैं कि h का वैल्यू कितना आ गया है, h का वैल्यू आपका आ गया है √113। ठीक है, √, कितना आ गया 113 आ गया, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, तो P B और H मालूम है आपको। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह रहा है, तो 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H, तो P अपॉन H का स्क्वायर, तो P कितना भाई 8 अपॉन H कितना √113, इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 7 अपॉन हाइपोटेनस कितना √113, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1 माइनस 8 अपॉन √113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन √113 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बट्टा √113 का स्क्वायर कितना हो गया 113 बट्टा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और √113 का स्क्वायर कितना हो गया 113 हो गया। नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं तो कितना हो गया 1 हो गया। अब इसका एलसीएम लीजिए 113 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 113। 113 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 113 आ जाएगा, और 113 इंटू 1 कितना हो गया 113। अब माइनस 113 से 113 कैंसिल, तो 1, तो 1 इंटू 64 कितना हो गया 64 अपॉन 113 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 113, तो यहाँ पे 113 और माइनस कितना हो जाएगा 49। ये तो आपका आता ही होगा, अब इनका घटाओ 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 49 अपॉन 113। अब फिर इस पूरे, अब देखिए 113 माइनस 49 कितना 64 अपॉन 113। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, याद रखना है कि बाहर का बाहर गुना होता है और अंदर का अंदर गुना होता है। देखो बाहर का बाहर और अंदर का अंदर, बाहर का बाहर गुना और अंदर का अंदर, ये आपको ना ये याद रखना है छोटा सा चीज। तो क्या हो जाएगा 14, तो क्या हो जाएगा बच्चों 49 इंटू 113 अपॉन 64 इंटू 113, तो 113 से 113 कैंसिल, तो कितना हो गया 49 अपॉन 64। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन था 7 का फर्स्ट। अब 7 का सेकंड देखिए, 7 का सेकंड, 7 का सेकंड, 7 का सेकंड क्या कर रहा है कॉट थीटा का वैल्यू 7 अपॉन 8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये तो सो सिंपल। कॉट स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा कितना है 7 अपॉन 8, तो 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 8 पॉइंट, ये 8 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग को चलना है कहाँ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को
कह रहा है कि tan A एक राइट ट्रायंगल है ABC, जिसमें राइट एंगल बी पे बन रहा है। एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट ट्रायंगल है ABC। ABC एक राइट ट्रायंगल है, ABC एक राइट ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ बन रहा है? बी पे बन रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो 1 अपॉन, यानी कि tan थीटा A के लिए परपेंडिकुलर कितना है? 1, और बेस कितना है? √3, ठीक है। पहले अभी हम लोग A को ही देखते हैं, ठीक है। A के लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया? A के लिए परपेंडिकुलर हो गया, A के लिए परपेंडिकुलर हो गया कितना? 1। तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये मान लेते हैं कितना है? 1, ठीक है। और A के लिए बेस कितना दे दिया? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस होता है ना। तो A के लिए परपेंडिकुलर tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A के लिए परपेंडिकुलर है 1, और बेस कितना है भाई? बेस है √3। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। पहले तो AC फाइंड कर लेते हैं। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल। तो √3 का स्क्वायर और प्लस 1 के स्क्वायर के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 कितना हो गया? 4 हो गया। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ेगा तो √4 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। तो ये कितना आ गया? ये इसका वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। तो अब आप एक फ्रेश हम आपको बना देते हैं कि भाई क्या पता चला हमको कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें कि AC का लेंथ कितना आ गया? 2 आ गया। BC का लेंथ कितना है? 1, और AB का लेंथ कितना है? √3, ठीक है। यहां तक समझ गए? यहां तक समझ चुके हैं आप? अब देखिए, अब आपको क्या फाइंड करना है? अब आपको फाइंड करना है sin A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C, ठीक है। पहला क्वेश्चन, sin A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, sin A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C, ठीक है। तो अब आप कैसे करेंगे? तो sin A का वैल्यू निकालिए। A के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया? 1, और A के लिए हाइपोटेनस कितना? 2 इंटू कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस। तो C के लिए बेस, तो बगल वाले को बेस बोलते हैं। तो बेस कितना है? 1, और हाइपोटेनस तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला 2, अब प्लस cos A। तो A के लिए cos A, तो A के लिए cos का वैल्यू, तो A के लिए cos थीटा क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस। तो A के लिए बेस कितना हो जाएगा? √3 अपन हाइपोटेनस कितना है? 2 इंटू साइन C। C के लिए साइन थीटा, तो C के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया? √3 अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, अब प्लस √3 इंटू √3 √9, √3 इंटू √3 √9, और √9 का वैल्यू कितना हो गया? 3, और 2 2 जा 4, ठीक है। अब 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C। देखिए अब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस पहचानने में आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आपको हम बता चुके हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस, जिस एंगल की बात होगी उसके बगल वाले को बेस बोलेंगे, और जो सामने वाला होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो A के लिए बेस, तो A के बगल में कौन है? √3 अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया? 2 इंटू cos C। तो C के cos थीटा तो बेस अपन हाइपोटेनस ही होता है ना। तो C के लिए बेस, तो C के लिए बेस कितना? 1, और हाइपोटेनस कितना? 2, माइनस साइन A इंटू साइन C। तो A के लिए परपेंडिकुलर कितना? 1, और हाइपोटेनस कितना? 2, इंटू C के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा भाई? C के लिए परपेंडिकुलर √3 अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया? 2।
√3 इंटू 1 कितना हो गया, √3 और 2 2 जा 4 और माइनस 1 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 और 2 2 जा 4। इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया वैल्यू 0। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हमको क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कर रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें कि राइट एंगल कहां बन रहा है भाई, राइट एंगल बन रहा है क्यू पे। राइट एंगल पे कौन सा वर्टेक्स है, क्यू। ठीक है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, तो राइट एंगल कहां, क्यू पे, तो ये हो गया पी और ये हो गया आर। अब क्या कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो लिख लिए उसको। और फिर क्या कह रहा है, पी क्यू इज इक्वल टू 5, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखिए पी क्यू कितना दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, पी क्यू 5 दिया हुआ है। देखिए क्या कर रहा था कि एक राइट ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें राइट एंगल कहां बन रहा है, क्यू पे बन रहा है, और बोल रहा है कि पी क्यू का वैल्यू 5 है, और ना पी आर मालूम है ना क्यू आर मालूम है। मालूम क्या है, तो पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 25। आप क्या करिए कि किसी एक को x मान लीजिए, मान लेते हैं कि पी आर इज इक्वल टू कितना है x, पी आर इज इक्वल टू क्या मान लिए x, तो x अब प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया 25, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, और प्लस में x, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में x हो जाएगा। तो अब क्यू आर निकल चुका है आपका, तो क्यू आर कितना हो गया 25 माइनस एक्स। यहां तक समझ गए। तो अब ये क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 25 माइनस एक्स। अब जरा समझिए, अब आपको क्या है, अब आपको क्या है जरा देखिए। अब देखो हमको ना सबसे पहले ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा, x का वैल्यू फाइंड करना होगा, तभी हमको मालूम चलेगा कि पी आर का लेंथ क्या है और क्यू आर का लेंथ क्या है। तो आप लोग एक चीज जानते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस यानी कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि बाकी बचे दो साइड के स्क्वायर के सम के स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर अब प्लस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। जरा देखिए, तो ये एक्स से स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हो भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हो कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही जानते हो ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस बी है तो a का स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर, अब प्लस b का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, अब माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू a कितना 25 और b कितना है x है। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अब प्लस 25 का स्क्वायर कितना 625, ठीक है, अब प्लस एक्स स्क्वायर अब माइनस 25 दूना 50x। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में इधर माइनस में आएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस में 50x तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 50x इज इक्वल टू कितना हो गया 625 और प्लस 25 650 हो गया। ठीक है, x का वैल्यू फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई में 50 तो इधर क्या चीज हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 650 और डिवाइडेड कितना 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 13 बार में 65 कैंसिल, तो इसीलिए x का वैल्यू कितना हो गया 13 हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, तो यहां तक अब आप समझ चुके हैं। अब जरा देखिए x का वैल्यू 13 हो गया, यहां तक आप समझ चुके हैं। अब जरा समझो x का वैल्यू कितना आ गया 13, तो अब ये क्या होगा, ये x का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया, ये x का वैल्यू कितना आ गया 13, तो x 13 मतलब पी आर 13, पी आर कितना हो गया भाई, ये क्या हो गया इसको
x13 मतलब पी आर कितना हो गया 13, ठीक है। x13 मतलब पी आर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। हम लोग क्या दिया हुआ था, पी आर और प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो पी आर कितना 13 और प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया 25 और माइनस 13, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 13 आ गया और 25 माइनस एक्स इसका वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो अब आपको सारा साइड मालूम चल चुका है, ठीक है। अब आपको पूरा मालूम चल चुका है। अब आपको क्या निकालना है, निकाल लीजिए जो निकालना है। साइन पी, तो पी के लिए परपेंडिकुलर, पी के लिए परपेंडिकुलर कितना 12 अपॉन हाइपोटेनस कितना 13। दूसरा कॉस पी, तो पी के लिए बेस कितना, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो पी के लिए बेस कितना है भाई, पी के लिए बेस कितना 5 और हाइपोटेनस कितना हो गया 13, ठीक है। अब निकालना है tan p, तो tan p, तो p के लिए परपेंडिकुलर, p के लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है tan थीटा, तो p के लिए परपेंडिकुलर कितना 12 और बेस कितना हो गया भाई, बेस हो गया 5, तो ये निकल गया। तो साइन पी कॉस पी tan p ये सब निकल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 11। ये थोड़ा लंबा चला गया बच्चों, क्योंकि हमको आराम आराम से समझाना था आपको और पूरे डिटेल में मैं समझाने का चाह रहा था, दैट्स वाई ये इतना लंबा जा रहा है। तो 11 का क्वेश्चन नंबर 1, 11 का क्वेश्चन नंबर 1, अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। भाई गलत बात है, tan a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है, नहीं होता है भाई। tan थीटा, tan जो a का वैल्यू होगा वो हमेशा क्या 1 से बड़ा होगा, नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए अगर tan a इज इक्वल टू आ गया मान लो 12/5, 12/5, तो बताइए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 नहीं और 2 0 नहीं, 5 2 जा 10 और 2 0 तो 5 4 जा 20, तो ये तो 1 से ज़्यादा हो गया ना, ये 1 से क्या हो गया ज़्यादा हो गया। तो यहाँ कह रहा था कि क्या वैल्यू ऑफ tan a ऑलवेज लेस देन 1 होगा, तो ये गलत बात है भाई। ऐसा जरूरी नहीं है कि tan a का वैल्यू हमेशा क्या हो 1 से छोटा हो, 1 से ज़्यादा भी तो हो सकता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका क्लियर। अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है इसका 11 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि sec a इज इक्वल टू 12/5, sec a इज इक्वल टू 12/5, क्या ये हो सकता है। तो sec थीटा क्या है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो ये हो सकता है, हाइपोटेनस तो हमेशा बेस से क्या होता है बड़ा होता है, तो हाइपोटेनस 12 है और बेस 5, तो ये बात तो सही है, हो सकता है ये, क्योंकि सेक ए का वैल्यू होता है सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस है 12 बेस है 5, हाइपोटेनस तो बेस से बड़ा होता ही है, तो इसलिए ये हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हमको 11 का क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ना है 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है cos a इज एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ कोसेकेंट ए, गलत है ये। cos a एब्रिविएटेड फॉर्म है किसका, कोसाइन ए का, किसका है कोसाइन ए का एब्रिविएटेड फॉर्म है। कोसेकेंट ए का एब्रिविएटेड फॉर्म होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा होता है इसका। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि cos a इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, दिस इज रॉन्ग, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए नहीं होगा, cos a एब्रिविएटेड फॉर्म है कोसाइन ए का, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो 11 का क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 11 का क्वेश्चन नंबर 4 अब देख लीजिए आप क्या कर रहा है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट, ये तो आज ही बताएं आपको कि भाई कॉट ए क्या कॉट और ए का प्रोडक्ट है, नहीं है भाई, कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं होता है बच्चों। ये क्या होता है कि कॉट ए डज नॉट मीन कॉट इनटू ए, डज नॉट मीन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉट एंड ए, एक्चुअली कॉट ए इट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर, कॉट ए इज द रेशियो ऑफ, कॉट ए जो है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। कॉट ए का मतलब ये नहीं होता है कि कॉट को ए से गुना किया गया, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हैं।
तो प्यारे बच्चों, वीडियो तो बड़ा लंबा हो गया, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको बड़े आसानी से समझाएं, तो आसानी से समझाने के कारण इतना बड़ा लंबा वीडियो चला गया। तो कोई बात नहीं है, आप इसको आराम आराम से पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा, उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पार्टिकुलर एंगल पढ़ेंगे, ठीक है, कि भाई sin 30 का वैल्यू, sin 45 का, cos 60 का, sin 90 का, ये सब वैल्यू कैसे आया, कैसे फाइंड करते हैं, और फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।